अभी हमारा जो टॉपिक है वो है सूडानीज कू। जैसा कि आपको पता होगा कि कल दिनांक 25 अक्टूबर को सूडान में सैनिकों के द्वारा तख्ता पलट कर दिया गया। और जैसा कि आप जानते हैं कि सूडान जो है वो अफ्रीका में है और वन ऑफ द पुअरेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड है। जैसा कि आप जानते हैं कि 1 जनवरी 1956 में सूडान ब्रिटेन और इजिप्ट के संयुक्त प्रशासन से आज़ाद हुआ और उसके बाद से लगातार वहाँ पर मिलिट्री शासन होते रहे हैं। सैनिक विद्रोह होते रहे हैं और आप सबको मालूम है कि 1990 के दशक में ओस्मान बिन लादेन भी वहाँ पर शरण दी गई थी। बाद में इंटरनेशनल प्रेशर से उसको वहाँ से भगा दिया गया था। तो अभी जो दोस्तों ये जो वहाँ की जो चुनी हुई सरकार थी उसको जो तख्ता पलट किया गया है, तो इसके परिप्रेक्ष्य में हम आज आपसे बात करना चाहते हैं। दोस्तों सबसे पहले हमें देखना होगा कि सूडान है कहाँ। तो अभी जो आप नक्शा देख रहे हैं उसमें सूडान जो है वो अफ्रीका का एक देश है। साउथ सूडान बनने से पहले ये सबसे बड़ा देश हुआ करता था अफ्रीका में, लेकिन अब जो है वो तीसरे नंबर का सबसे बड़ा राज्य है। अभी इसका जो राजधानी है वो है खार्तूम और इसका सबसे बड़ा जो शहर है वो है ओम दुरमान। ये सबसे बड़ा शहर है, इसकी राजधानी जो है ना खार्तूम में है। 2011 में साउथ सूडान जो आप देख रहे हैं इसका दक्षिणी हिस्सा है, ये सूडान से अलग हो गया और ये एक इंडिपेंडेंट कंट्री हो गया है जो कि एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। अब सूडान के यदि आप देखेंगे तो उत्तर में इजिप्ट है माने मिस्र और दक्षिण में साउथ सूडान है, पश्चिम में लीबिया है, पश्चिम और उत्तर के कोन में आप देख रहे हैं लीबिया, वो कर्नल गद्दाफी का देश, और इसके पश्चिम में सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, चैड, और इसके अलावा जो पूरब में हम क्या देखते हैं इथोपिया। जो पूरब में इसके जो क्षेत्र हैं उसके पूरब साइड, पूरब और दक्षिण के कोण में है इथोपिया। इसके अलावा इरिट्रिया एक छोटा सा देश है और इसके बाद में ये सीधे जो है वो रेड सी इसके बगल से जाता है और उस पार में सऊदी अरबिया का क्षेत्र है जहाँ पर कि आप मक्का देख रहे हैं और जो मक्का सऊदी अरबिया की राजधानी जेड्डा ये देख रहे हैं, और ये जो रेड सी है वो बाद में भूमध्य सागर में चला जाता है, मिल जाता है। तो ये इसका ज्योग्राफिकल पोजिशनिंग है। अब ये जो बार बार जो यहाँ पर जो इतने ज़्यादा जो तख्ता पलट हो रहे हैं उसका कारण क्या है? तो कारण ये है कि ये अगर आप SDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो मैंने आपको पढ़ाया था, अगर आप उसमें देखेंगे तो 189 देशों में इसका जो स्थान है वो कितने पर है? 167 पर, 167वां इसका स्थान है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर कितनी ज़्यादा गरीबी है, भुखमरी है। और इसके अलावा जो देश का जो पर कैपिटा इनकम है वो है $800। दूसरा, ये जो विभिन्न प्रकार के जो ट्राइबल ग्रुप हैं जिसको कि प्राइमोर्डियल लॉयल्टी कहते हैं, उसमें ये देश बटा हुआ है, जिसके कारण से प्रजातंत्र मजबूत होकर के नहीं उभर रहा है। और इसका फायदा जो मिलिट्री वारलॉर्ड्स हैं, जो ट्राइबल वारलॉर्ड्स हैं, वो उठा रहे हैं
और इस तरह से चुनी हुई सरकार को वो तख्ता पलट कर दे रहे हैं। ये अनेक बार हो चुका है। तो पहले जो है करीब 1989 से लेकर 1989 से लेकर के 2019 तक उमर अल बशर का शासन था। इन्होंने करीब 30 साल तक शासन किया, रूथलेसली शासन किया। उसके बाद में इनको हटा करके चुनी हुई सरकार अभी काम कर रही थी, जिसे कि हटाया गया, जिसके बारे में हम अभी चर्चा कर रहे हैं। तो कुल पर कैपिटा इनकम जो है वो $800 है, तो बहुत कम है। और यहाँ पर जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो है कि ये पूरा जो देश है वो इस्लाम के मानने वाले लोग हैं, लेकिन इसमें जो अरब इतनी ग्रुप है वो 70% है, जो सबसे मेजोरिटी में है। उसके बाद में बेजा 5.5%, नूबा 2.5%, और इसी तरह से बहुत सारे जो जातीय समूह जिसको इतनी ग्रुप कहते हैं, कोई 2%, कोई 4%, कोई 3%। इस तरह से यह देश विभिन्न इतनी कम से कम 200 इतनी ग्रुप में बटा हुआ है, जिस तरह से अफगानिस्तान में हमने देखा है। यहाँ पर अरब इतनी ग्रुप का प्रीपोंडरेंस है, सबसे अधिकता है, और वो लगभग 70% है। लेकिन इतना जो सेना का जो उठापटक हो रहा है उसके पीछे कारण क्या है? तो बहुत सारे जो ट्राइबल लॉर्ड हैं वो दूसरे ट्राइबल को सत्ता से वंचित रखना चाहते हैं। आप जानते हैं कि डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी इज ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल एंड बाय द पीपुल। जहां पर कि सभी लोगों की सहभागिता हो। जो प्राइमोर्डियल लॉयल्टीज हैं, जैसे कि कास्ट, क्रीड, कलर, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ, इसको प्राइमोर्डियल लॉयल्टीज कहते हैं। जो प्राइमरी लॉयल्टी है, जो प्राथमिक हमारी स्वामी भक्ति होती है, तो इन प्राइमोर्डियल लॉयल्टी से उठ करके देश के हित में जब वहाँ की जनता काम करती है, जब वहाँ मजबूत इंस्टीट्यूशंस खड़ी की जाती है, तब प्रजातंत्र का विकास होता है। तो जिस तरह से हमने देखा कि अफगानिस्तान में कोई इंस्टीट्यूशन डेवलप नहीं किया गया, चुनाव हुई लेकिन मुश्किल से 18% से ज़्यादा लोगों ने भाग ही नहीं लिया, माहौल जो है शांतिपूर्ण नहीं था। अनेक कस्बों में, अनेक इलाकों में जो ट्राइबल वार लॉर्ड्स थे वो उन्होंने अपना कब्जा करके रखा हुआ था। उसी तरह से सूडान में भी विभिन्न प्रकार के जो ट्राइबल वार लॉर्ड हैं उन्होंने कब्जा करके रखा हुआ है, और इसी कारण से वो प्रजातंत्र को सफल होने देना नहीं चाहते हैं। आपको यूपीएससी में क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है इस संबंध में? तो इम्पोर्टेंट सिटी तो मैंने बता ही दिया आपको, और इन्होंने साउथ सूडान वालों ने भी इनसे समझौता किया। इनका जो सबसे बड़ा पोर्ट है वो है पोर्ट सूडान, जो सीधे रेड सी में मिलता है, और वहाँ से इनके वाणिज्य व्यवसाय होते हैं। जो एक तरफ उधर नॉर्थ में अगर जाएंगे तो मेडिटेरियन सी मिलेगा, भूमध्य सागर, और साउथ में आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको हिंद महासागर मिलेगा। तो यहाँ से वाणिज्य व्यवसाय होता है, क्योंकि साउथ सूडान जो है वो लैंडलॉक कंट्री है, और ये 2011 में बनाए, इसी का भाग था पहले। अभी जो टेक ओवर किया है जो नेता, उसका नाम है जनरल अब्देल फतह अल बुरहान। इस जनरल ने, मिलिट्री कमांडर ने कब्जा किया है, और इस कब्जे के दौरान करीब 7 लोग मारे गए हैं और 140 लोग घायल हुए हैं। अब जो वर्तमान में जो चुना हुआ जो प्रधानमंत्री था उसका नाम क्या था? अब्दुल्ला हैमडॉक। इनको ये चुने हुए प्रधानमंत्री थे, ये इकोनॉमिस्ट थे, पहले इन्होंने यूएन में काम भी किया था, और इनको अभी अपदस्थ कर दिया गया है। और इसके बदले में जो अभी मैंने आपको बताया कि जनरल अब्दुल फतह अल बुरहान ने कब्जा कर लिया है। तो अभी इस तख्ता पलट के कारण यूनाइटेड नेशन ने जो 700 जो उन्होंने सहायता राशि देने का वचन दिया था कि
हम इनको मदद करेंगे, वो जो भी उनका जो एड था उसको सस्पेंड कर दिया गया है। ब्रिटेन ने भी कड़ा रवैया अपनाया है और इसका उन्होंने निंदा किया है। और जो $700 मिलियन जो यूएसए उनको इकोनॉमिक सपोर्ट के रूप में देने वाला था, उसको भी उन्होंने सस्पेंड कर दिया है। अभी स्थिति यह है कि सूडान में गली मोहल्ले से लेकर हर जगह मारपीट, आंदोलन हो रहे हैं। एक तरफ सेना, एक तरफ जनता। वहाँ पर गलियों में, चौराहे पर युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है। तो आप देखेंगे कि ये जो तख्ता पलट या कू जो हुआ है, उसके दूरगामी परिणाम होंगे। जैसे कि सबको मालूम है कि हजारों लोग भूखमरी से वहाँ मरे हैं पिछले 25-30 साल में। जो इन्फ्लेशन का दर है वो बहुत ज़्यादा, मुद्रास्फीति का दर बहुत ज़्यादा रहा है, 20-21% रहा है। और उसके अनुपात में जो ग्रोथ रेट रहा है वो 5% रहा है पिछले 10-15 सालों में। इसका परिणाम क्या हुआ है? परिणाम ये हुआ है कि अधिकांश लोग भूखमरी के शिकार रहे हैं, मैल न्यूट्रिशन के शिकार रहे हैं। सूडान जो है वो अरब लीग का मेंबर है, आईओसी का मेंबर है, जितने भी इम्पोर्टेंट जो क्षेत्रीय संगठन हैं उसके वो मेंबर है। कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है मुस्लिम वर्ल्ड में जिसका कि वो सदस्य ना हो। अरब लीग का मेंबर है, इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, OIC जिसको बोलते हैं आप, उसका भी मेंबर है। तो कोई भी ऐसा ग्रुपिंग नहीं है जहाँ पर कि जिसका कि वो मेंबर नहीं है। लेकिन इसके साथ ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हमको देखने मिलता है कि आर्थिक बदहाली ख़त्म नहीं हो रही है। विभिन्न देशों के द्वारा उसे आर्थिक सहायता दिए जा रहे हैं, लेकिन जो ट्राइबल वार्लॉर्ड हैं वो अधिकांश आर्थिक सहायता को अपने इस्तेमाल में, अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। अधिकांश जो जनता है वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है। 4-4.5 करोड़ आबादी वाला ये देश है। तो इन सब कारणों से आप मतलब ये तख्ता पलट होता रहता है, क्योंकि लोग जल्दी ही डिससेटिस्फाइड हो जाते हैं। जो सिविलियन गवर्नमेंट है, सिविलियन गवर्नमेंट को काम करने में, उसको जड़ जमाने में टाइम लगता है, लेकिन वहाँ पर जो अंदरूनी हालात हैं वो विस्फोटक हैं, करीब 25-30 साल, 40 साल से। तो ऐसी स्थिति का फ़ायदा वहाँ के मिलिट्री वारलॉर्ड फ़ायदा उठाते हैं और वो तख्ता पलट कर देते हैं और सिविलियन गवर्नमेंट को काम नहीं करने देते हैं। आपको जो क्वेश्चन पूछेगा कि सूडान में तख्ता पलट किसने किया, क्यों किया, उसके क्या कारण हैं, और इस तख्ता पलट के संबंध में विभिन्न देशों के क्या क्या रवैया रहे हैं, खास करके भारत के क्या रवैया रहे। तो अभी तो भारत का पक्ष हम लोग नहीं जान पाए हैं, हालांकि वो निगेटिव ही होगा, क्योंकि कोई भी प्रजातांत्रिक देश ये नहीं चाहेगा कि किसी दूसरे देश में तख्ता पलट हो, वहाँ पर मिलिट्री का शासन हो, वो तो नहीं चाहेगा। तो ये सारे पॉइंट्स आपको पूछ सकते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप बताएं कि सूडान में तख्ता पलट करने वाले कौन थे। तो मैंने आपको नाम बताया उनका। तख्ता पलट के कारण क्या क्या हैं, तो आप क्या कारण बताएंगे? कि सूडान जो है बहुत काफ़ी दिनों से इन्फ्लेशन, इसको इकोनॉमिक की भाषा में क्या कहते हैं दोस्तों? स्टैगफ्लेशन का क्या मतलब होता है? व्हाट डू मीन बाई इट? देयर आर 2 वर्ड्स इंक्लूडेड इन स्टैगफ्लेशन। 2 चीज़ है, एक पहला है स्टैग्नेशन और दूसरा है इन्फ्लेशन। तब दोनों मिलकर के बना है स्टैगफ्लेशन। तो स्टैग्नेशन क्यों हुआ? जैसे कि आप देखेंगे 25-30 साल का जो इतिहास देखेंगे सूडान का, तो हम क्या पाते हैं कि वहाँ पर 3%, 3.5%, 4%, उससे ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो पाया है। लेकिन
इसका मतलब क्या हुआ, जो इकोनॉमी है वो ग्रोथ की तरफ नहीं जा रही। 5% से ज़्यादा ग्रोथ नहीं किसी इकोनॉमी का हो रहा है, इसका मतलब वो स्टैग्नेट कर रहा है। तो पिछले 25, 30 साल, 40 साल में हम क्या देखते हैं सूडान में कि 3%, 3.5%, कभी कभी 5% हुआ है, लेकिन मैक्सिमम पीरियड में हम क्या देखते हैं कि 3%, 3.5%, 4% से ज़्यादा ग्रोथ रेट नहीं हुआ। इट मीन्स सूडान का जो इकोनॉमी है वो क्या है, स्टेगनेंट है। और दूसरा, अगर आप पिछले 25-40 साल का जो इतिहास उसका देखेंगे तो सबसे ज़्यादा 20 से लेके 21%, 25% इन्फ्लेशन रहा है। और दोस्तों, जब मुद्रास्फीति होता है तो उसका सबसे बड़ा जो मार है वो किस पर पड़ता है, गरीब लोगों पर। हमारा जो इन्फ्लेशन का जो टॉपिक था, जिस पर कि मैंने आपको पूरा डिटेल में व्याख्या प्रस्तुत किया है, उसको आप जरूर पढ़िए। तो इन्फ्लेशन का, मुद्रास्फीति का सबसे जो मार है, सबसे जो बड़ा इम्पैक्ट होता है वो कहाँ होता है, गरीबों पर। उनको पास परचेजिंग कैपेसिटी नहीं रहती है और उसका अंजाम क्या होता है, भूखमरी, स्टारवेशन, डेथ। तो ये कारण है स्टैगफ्लेशन का। जो मैंने अभी अब बताया आपको, वो मिलिट्री कू का एक महत्वपूर्ण कारण है। दूसरा कारण क्या है, डिवीजन ऑफ कंट्री इनटू वार लॉर्ड्स। बहुत सारे जो ट्राइबल वार लॉर्ड्स हैं, उन्होंने देश को टुकड़े टुकड़े में विभाजित करके रखा हुआ है, अपना एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ा के रखा हुआ है। इंस्टीट्यूशनल जो मैकेनिज्म होना चाहिए, जो मजबूत होना चाहिए, जो प्रजातंत्र के लिए जरूरी है, उसको कभी डेवलप किया ही नहीं गया है। ये आपको मैंने अभी बताया कि 1 जनवरी 1956 से सूडान आज़ाद हुआ, जब साउथ सूडान भी उसका हिस्सा था। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि 1969 में भी मिलिट्री कू हुआ था, वो करीब 15-20 साल तक चला, जिस तरह से बर्मा में चल रहा है, जिसको म्यांमार कहते हैं। उसी फिर 1989 में 1889 में अभी हमने बताया कि दूसरे मिलिट्री ऑफिसर ने टेक ओवर किया, जिसका शासन करीब 30 साल चला। अब इसके बाद तीसरा अभी मिलिट्री ऑफिसर ने उसको टेक ओवर कर लिया है। तो 2 कारण हैं। और तीसरा कारण क्या है कि अत्यधिक भ्रष्टाचार होना, एक्सट्रीम करप्शन अमंग द ट्राइबल ग्रुप्स। और चौथा, इंस्टीट्यूशंस का, मजबूत इंस्टीट्यूशंस का अभाव होना, जिसके कारण से मिलिट्री ऑफिसर्स को मौका मिलता है और वो चुनी हुई सरकार को तख्ता पलट कर देते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट था।